तो एक तरफ है देश की तरक्की का एक बहुत बड़ा सपना और दूसरी तरफ है प्रकृति जिसकी कीमत शायद हम आंक भी नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भारत का भविष्य बदल सकता है। पर सवाल वही है, आखिर किस कीमत पर? ये एक बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन आज के दौर में भी ये उतनी ही सटीक बैठती है। ये लाइन आप समझ लीजिए इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे की जो जियोपॉलिटिकल सोच है उसे सामने रख देती है। मतलब समंदर पर जिसका कंट्रोल है, दुनिया पर उसी का राज है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, हम बात कर रहे हैं लगभग 92,000 करोड़ रुपए की। ये एक इतनी बड़ी रकम है जो इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के लिए आप समझिए पूरा गेम बदल सकती है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट का रणनीतिक महत्व आखिर है क्या, और फिलहाल कानूनी तौर पर यह प्रोजेक्ट कहाँ खड़ा है। अच्छा, तो इसमें सबसे लेटेस्ट और कह सकते हैं सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ है? देखिए, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये पर्यावरण के मामलों की एक स्पेशल कोर्ट होती है। उसने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। उनका कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये नेशनल सिक्योरिटी और देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें दखल देना ठीक नहीं होगा। तो फिर चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि 92,000 करोड़ रुपए के इस मेगा प्रोजेक्ट में आखिर बनने क्या वाला है। देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट का जो दिल है वो है ये ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। अब ये होता क्या है, एकदम आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का बड़ा जंक्शन या हब होता है जहां बहुत बड़े बड़े जहाज आकर अपना सामान छोटे जहाज़ों पर लोड करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो विशाल जहाज हर छोटे पोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अमेरिका से एक बहुत बड़ा जहाज टेस्ला कारें लेकर चला। अब वो जहाज सीधे किसी छोटे भारतीय पोर्ट जैसे चेन्नई या मुंबई में नहीं घुस सकता, तो वो क्या करेगा, वो ग्रेट निकोबार के इस टर्मिनल पर रुकेगा, सारी कारें उतारेगा और फिर यहाँ से छोटे जहाज उन कारों को लेकर अपनी अपनी मंजिल तक जाएंगे। बस यही है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ एक पोर्ट की नहीं है। यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है जो डिफेंस और सिविलियन दोनों के काम आएगा। इसके साथ ही 3.5 लाख से ज्यादा लोगों के रहने के लिए एक पूरी मॉडर्न टाउनशिप बसाई जाएगी। एक इंडस्ट्रियल एरिया होगा और इन सबको पावर देने के लिए एक बहुत बड़ा गैस और सोलर पावर प्लांट भी लगेगा। तो अब जरा ये देखते हैं कि सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर इतनी उम्मीदें क्यों लगा रही है और इसके फायदे क्या क्या गिने जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि इस प्रोजेक्ट की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो ये है कि आज की तारीख में भारत का 75% से भी ज्यादा माल सिंगापुर और कोलंबो जैसे विदेशी पोर्ट्स पर जाकर ट्रांसशिप होता है। अब सोचिए, इससे हमारा कितना ज्यादा पैसा और वक्त दोनों बर्बाद होता है। तो फिर अगला सवाल ये है कि ग्रेट निकोबार को ही क्यों चुना गया। पहली वजह इसकी लोकेशन। ये मलक्का स्ट्रेट के एकदम पास है, जहां से दुनिया का करीब 40% समुद्री व्यापार गुजरता है। दूसरी बात, यहाँ पानी की गहराई नेचुरली 20 मीटर से ज्यादा है, जो बड़े जहाज़ों के लिए परफेक्ट है। इससे उम्मीद ये है कि भारत एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बन जाएगा, हमारा पैसा बचेगा, हजारों नौकरियां पैदा होंगी और इंडो पैसिफिक में हमारी मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल पकड़ भी मजबूत होगी। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब तक हमने एक पहलू देखा, चलिए अब बात करते हैं उस कीमत की जो इस विकास के लिए चुकानी पड़ सकती है। एक अनुमान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख से भी ज्यादा पेड़ काट दिए जाएंगे। और ये पेड़ जिस जगह हैं वो करीब 130 स्क्वायर किलोमीटर्स का घना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा इलाका है। और तबाही सिर्फ जमीन पर नहीं होगी, समंदर के अंदर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। 20,000 से ज्यादा कोरल कॉलोनीज यानी मूंगे की चट्टानों के घर इस प्रोजेक्ट की वजह से प्रभावित होंगे। और ये कोरल रीफ्स तो समंदर की नर्सरी होती हैं। और शायद सबसे गंभीर चिंता यहाँ रहने वाली आदिवासी जनजातियों, खासकर शोम्पेन जनजाति को लेकर है। ये लोग बाहरी दुनिया से लगभग कटे हुए हैं, जिस वजह से उनकी इम्यूनिटी आम बीमारियों के लिए भी बहुत कम है। अब सोचिए, जब 3 लाख से ज्यादा बाहरी लोग वहां जाएंगे तो बीमारियों के फैलने का कितना बड़ा खतरा होगा। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो यहाँ तक चेतावनी दी है कि ये एक नरसंहार का खतरा पैदा कर सकता है। ये एक बहुत बहुत गंभीर बात है।
तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर पहुंच चुके हैं, जहां हम इस पूरे विवाद और बहस के केंद्र को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस प्रोजेक्ट को जो मंजूरी मिली है, उस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट ने दावा किया था कि इसकी जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA रिपोर्ट थी, उसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां थीं। जैसे रिपोर्ट में लिखा था कि उस इलाके में कोई कोरल रीफ है ही नहीं, जबकि खुद सरकारी सर्वे बताते हैं कि वहां मूंगे की चट्टानें मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर जो मूल बहस है, वो दो हिस्सों में बंटी है। एक तरफ सरकार और प्रोजेक्ट के समर्थक हैं, जो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक तरक्की और नौकरियों के लिए बेहद जरूरी बता रहे हैं। और दूसरी तरफ इसके आलोचक हैं, जो पर्यावरण के विनाश, आदिवासी अधिकारों के हनन और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये पूरा इलाका भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक जोन यानी सिस्मिक जोन 5 में आता है। आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये प्रोजेक्ट भारत के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। पर क्या विकास की इस दौड़ में हम प्रकृति और वहां के मूल निवासियों की आवाज को नजरअंदाज कर सकते हैं? विकास की सही कीमत आखिर क्या होनी चाहिए?